कॉन्ट्रैक्ट शब्द जब हम सुनते हैं तो विचार ये आता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई संविदा हुई होगी, कोई करार हुआ होगा। करार और संविदा दो अलग शब्द हैं जिनकी अभी हम व्याख्या करेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल अगर हम जब समझते हैं तो सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पक्षकारों के बीच में प्रत्येक संव्यवहार कॉन्ट्रैक्ट है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई संव्यवहार है, कोई ट्रांजैक्शन है, कुछ करने या ना करने की बात है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इससे कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। कॉन्ट्रैक्ट को अगर समझना है तो जैसा कि 2H कहता है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। यह बात आपके सेक्शन 2H में स्पष्ट की गई है। लेकिन 2H को दो भागों में आप बांट रहे हैं। पहला जो तथ्य आता है वो आता है विधि द्वारा प्रवर्तनीय। विधि द्वारा प्रवर्तनीय। और जो दूसरा शब्द आता है वो आता है करार। ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है वह संविदा है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय शब्द की व्याख्या जब हम करेंगे तो उसके लिए हम लोग सेक्शन 10 का कंप्लायंस देखेंगे। यह एक सामान्य बात है। लेकिन करार क्या है? करार को जानने के लिए आपको 2E की डेफिनेशन देखनी होगी। वचन या वचनों का संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, करार है। अब फिर दो शब्द निकल के आ रहे हैं 2E में। 2E आपको मैंने बताया, माफ कीजिएगा, 2E में करार की परिभाषा है जिसमें दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने बेयर से देखिएंगे, वचन और प्रतिफल। प्रतिफल। अब फिर एक बात निकल के आती है, वचन क्या है और प्रतिफल क्या है। प्रतिफल की व्याख्या अभी हम नहीं करेंगे, ये 2D में बताया गया है। लेकिन जब आप गंभीरता से वचन को समझेंगे तो प्रतिफल अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रतिफल वचन ही है। वचन प्रतिफल के सिवाय कुछ नहीं है और प्रतिफल वचन के सिवाय कुछ नहीं है। प्रॉमिस इज नथिंग बट कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन मीन्स अ प्रॉमिस। अब वचन को जानने के लिए 2B पढ़ना पड़ेगा आपको। 2B यह बताता है स्वीकृति। प्रस्ताव की जब स्वीकृति हो जाती है तो वह वचन बन जाता है। फिर एक शब्द निकल के आता है प्रस्ताव। 2A प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव के बारे में जो परिभाषा कहती है वह यह कहती है कि when a person signifies his willingness to the another person for something doing or absence from doing is a proposal। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा किसी अन्य व्यक्ति को संज्ञापित करता है कि वह अन्य व्यक्ति कोई कार्य करे या न करे। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप पढ़कर आइए, यह मेरा प्रस्ताव है। और जब आप पढ़कर आते हैं तब आप इसकी स्वीकृति करते हैं। अच्छा, एक बात जरूर याद रखिएगा क्योंकि आगे जो भी टॉपिक आएंगे उसमें आपको यह देखने को मिलेगा, प्रस्ताव को एज इट इज, जैसा कि प्रस्ताव दिया गया है, एक्सेप्ट करना जरूरी है। प्रस्ताव में शर्त हो सकती है
लेकिन प्रतिग्रहण में आप शर्त के अनुरूप प्रतिग्रहण नहीं करते। अभी जब हम लोग आएंगे काउंटर ऑफर में और सेक्शन 7 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर यह बात आएगी कि प्रतिग्रहण पूर्ण और आत्यांतिक होना चाहिए। तो प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव ये सीधी सी बात कहता है कि मैंने आपको अपनी इच्छा बताई, आप मेरी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य कर देते हैं तो आप प्रतिग्रहण करते हैं, और यही प्रतिग्रहण क्या बन जाता है? वचन बन जाता है। जैसा कि परिभाषा खंड में दिया हुआ है, प्रस्ताव का प्रतिग्रहण वचन है। टू बी प्रतिग्रहण की भी परिभाषा है और टू बी वचन की भी परिभाषा है। तो प्रस्ताव का प्रतिग्रहण वचन बन गया, और यह वचन जब एक दूसरे के लिए कार्य करता है तब यह क्या बन गया? तब यह प्रतिफल हो गया। आपने मेरे लिए कोई कार्य किया, मैंने आपके लिए कोई कार्य किया, आपको मैंने कहा आप पढ़ कर आइए, आप पढ़ के आए, आपने प्रस्ताव का प्रतिग्रहण किया। अब मैं आगे अपने पक्ष का कार्य करूंगा, यानी अब आके आपको पढ़ाऊंगा। तो वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल का स्वरूप हो जाते हैं, जिसको क्विड प्रो क्यो शब्द से जाना जाता है। समथिंग फॉर समथिंग। प्रतिफल की जब हम चर्चा करेंगे 2D में तो इस पर डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमको यह जानना है कि संविदा क्या है। तो वचन या वचनों का संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है वही करार है। और करार जब धारा 10 के अनुरूप हो जाएगा, यानी फ्री कंसेंट होगा। फ्री कंसेंट हम सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 22 तक में डिस्कस करते हैं। कॉम्पिटेंट पार्टी होगा, सेक्शन 11 और 12 की बात होगी। लॉफुल कंसिडरेशन होगा, जिसमें हम सेक्शन 2D और 25 को भी डिस्कस करेंगे। लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें आप 23, 24 की डिस्कस करेंगे। और विधि द्वारा शून्य ना हो, जो भी आप करार कर रहे हैं वो विधि द्वारा शून्य ना हो। जब हम शून्य की बात करते हैं तो हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि विधि द्वारा शून्य न होने का अर्थ क्या है। शून्य शब्द यहां पर दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। सेक्शन 10 में जब आप 5वीं जो कंडीशन है विधि द्वारा शून्य न हो, में एक शून्य करार है और दूसरा जो है वह शून्य संविदा है। याद रखिएगा, इसको आगे डिस्कस होगा। शून्य करार 2G में डिफाइन किया गया है, 2G, और शून्य संविदा 2J में डिफाइन किया गया है। शून्य करार में सेक्शन 11, 20, 23 से लेकर 30, सेक्शन 30 का 36, सेक्शन 36 और सेक्शन 56 का फर्स्ट पैरा प्रथम पंक्ति, ये क्या है? ये पूरी तरह से शून्य करार है। और सेक्शन 56 का पैरा सेकंड जो है, सेक्शन 56 का वह क्या है? वह शून्य संविदा है। यह भी चर्चा का विषय होगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी। लेकिन अभी हम आपको बस इतना बताना चाह रहे थे कि असल में संविदा क्या है। तो जैसा कि 2H में आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि वह करार जो विधिता प्रवर्तनीय हो, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपने दो शब्द देख लिए, करार और विधि द्वारा प्रवर्तनीय। विधि द्वारा प्रवर्तनीय के लिए आप सेक्शन 10 का कंप्लायंस पढ़ेंगे, जो बात का विषय है। अभी हमको जानना है करार क्या है।
जब हम करार की बात करते हैं तो फिर निकल के चला आता है मामला कि करार क्या होता है। 2E में हम करार देखते हैं, हर एक वचन और वचनों का हर संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, करार है। फिर दो बातें निकल के आ जा रही हैं, एक वचन आ जा रहा है और दूसरा आ जा रहा है आपका प्रतिफल। प्रतिफल को मैंने आपसे कहा कि 2D में हम लोग डिफाइन करेंगे, और जबकि डिफाइन है, 2D कोई नई बात तो नहीं कर दे रहा है, वो वही बात बता रहा है कि वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है। तो वचन क्या है यह आप जान जाते हैं। जब आप यहां पर आते हैं तो यहां लिखा हुआ है कि प्रस्ताव का प्रतिग्रहण वचन है, प्रस्ताव का प्रतिग्रहण वचन हो जाता है, 2B में यह बताता है। और प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव अपनी इच्छा आप किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं कि वह कुछ करे या ना करे। तो प्रस्ताव का प्रतिग्रहण वचन है, वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, और वही करार है। करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तो वह संविदा है। अब जब आप 2D में भी जाएंगे तो भी आपको यही बात न मिलेगी कि एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर प्रोमिजी, वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता। तो वचनदाता प्रस्तावक, उसकी इच्छा पर एक्सेप्टर वचन ग्रहीता कोई कार्य कर रहा है, वही तो प्रतिफल है। तो एक बात ये यहां पर निकल के चली आती है। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, एक और प्रश्न आता है सामने कि असल में इन पैरामीटर्स पे तो हम कह देते हैं कि संविदा क्या है, लेकिन किसी करार को संविदा माना जाए या ना माना जाए, यह कैसे निर्धारित होगा? क्या पक्षकारों के बीच में ऐसा कोई आशय था? यानी इंटेंशन टू द कॉन्ट्रैक्ट, संविदा करने का आशय। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम लोग अभी देखेंगे। संविदा करने का आशय, जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को किसी विधिक बाध्यता में लाना चाहते हैं, वेयर 2 or more person intend to impose some legal obligation upon each other, एक दूसरे को किसी विधिक बाध्यता में बाध्य करना चाहते हैं कि वो कोई कार्य करे या ना करे, तब उसे कहा जाता है कि वो राइट इन पर्सोनम है, व्यक्ति बंधी अधिकार है। व्यक्ति बंधी अधिकार, व्यक्ति बंधी अधिकार है जो व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति अधिकार और कर्तव्य और विधिक बाध्यता के संदर्भ में एक दूसरे को बाध्य करती है। लेकिन हर ट्रांजैक्शन वह संविदा नहीं है। इसीलिए लॉर्ड एंसन कहते भी हैं कि संविदा कोई फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। भाई सेक्शन 10 का कंप्लायंस ठीक है, आप कह रहे हैं कि हो रहा है, स्वतंत्र इच्छा है, सक्षम पक्षकार हैं, 18 साल के ऊपर हैं, विधिपूर्ण प्रतिफल है, उद्देश्य भी ठीक है और मूवी देखने का करार हो रहा है, तो विधि द्वारा शून्य भी नहीं है अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हैं या 15 वर्ष से ऊपर हैं। बहुत सारी मूवियां जो 15 वर्ष के ऊपर से ही देखी जानी लगती हैं विधि के अनुरूप। तो क्या यह इन्फोर्सिएबल है? तो क्या यह संविदा है? इसी को चर्चा करने के लिए आपको यह बताया जा रहा है कि जब तक कि विधिक रूप से बाध्य न किया जाए। अब यह कैसे तय होगा कि विधिक रूप से बाध्य करने का ही आशय पक्षकारों का था? एक दुर्भाग्य जो हमारे लगातार चर्चा में आता रहा है कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते समय, वह यह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में, भारतीय संविदा अधिनियम में आशय
को स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि आशय ही बताएगा ना कि आप ये चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्तिगत रूप से बाध्य हो विधिक बाध्यताओं के अंतर्गत, लीगल ऑब्लिगेशन के अंतर्गत। और लगभग हर जगह यह बात होती है कि भारतीय संविधान अधिनियम में आशय का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है, जबकि अगर आप गंभीरता से विचार करें और सेक्शन 3 की डेफिनेशन को देखें तो वह क्या कहता है। सेक्शन 3 कहता है कि प्रस्तावनाओं की संसूचना, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, प्रस्तावनाओं का प्रतिग्रहण, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि उनका प्रतिसहरण प्रस्तावना करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले या रिवोक करने वाले पक्षकारों के किसी कार्य या लोप से समझा जाएगा, ठीक है, जिसके द्वारा वह ऐसी प्रस्तावना, प्रतिग्रहण, प्रतिसहरण को संसूचित करने का आशय रखता है। आशय रखता है। आशय स्पष्ट होता है किसी कार्य या लोप के ही द्वारा। आप प्रपोजल कर रहे हैं, अपनी इच्छा किसी अन्य व्यक्ति को संज्ञापित कर रहे हैं कि वो कुछ करे या ना करे, आशय है। दूसरा व्यक्ति आपके प्रपोजल के अनुरूप कोई कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो एक्सेप्टेंस है। या प्रपोजल या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 4, 5, 6 में, तो वह भी किसी कार्य या लोप द्वारा ही हो रहा है। तो वो उस आशय को स्पष्ट कर रहा है जो आप करना चाहते हैं। फिर उसी स्थान पे आते हुए हम लोग ये समझते हैं कि यह तय कैसे होगा कि विधिक बाध्यता ही है वह जो आप एक दूसरे के प्रति अधिरोपित कर रहे हैं, इंपोज कर रहे हैं। देखिए, यह सब्जेक्ट मैटर ऑफ कोर्ट है, जुरिस्डिक्शन का मामला है। न्यायालय अपनी अधिकारिता स्वयं अभिनिर्धारित करती है। हम लोग सेक्शन 9 में भी पढ़े हैं, दूल्हा भाई वाले केस में भी पढ़े हैं, सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर में, कि न्यायालय अपनी अधिकारिता स्वयं निर्धारित करेगी। न्यायालय अपनी अधिकारिता स्वयं निर्धारित करेगी का अर्थ यह है, और विशेषकर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन की बात, कि क्या वह उस मामले का संज्ञान ले सकती है या नहीं ले सकती है। और अगर वो किसी मामले का संज्ञान ले रही है तो निश्चित रूप से उसमें विधि का तत्व जरूर होगा। अधिकार, कर्तव्य, बाध्यताओं का प्रश्न जरूर अंतर्निहित होगा। व्यक्तिबंधी अधिकारों के संदर्भ में सिविल प्रकृति के मामले अवश्य होंगे। अगर इस बात को आप समझते हैं तो आने वाले अन्य केसेस जो अभी सामने आ रहे हैं वो आपको और आसानी से क्लियर हो जाएंगे। जैसे वेलफोर वर्सेस वेलफोर का एक जजमेंट आता है, उसमें पति पत्नी के बीच में यह तय होता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, और वो लोग सिलोन, जो आज का श्रीलंका है, वहां घूमने जाते हैं। और घूमने के बाद पति को उसके ऑफिस से या उसके जहां वो काम करता है वहां से ये सूचना आती है कि उसको जाना आवश्यक है। पति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन पत्नी स्वीकार नहीं करती है, कहती है अभी मुझे कुछ दिन और रहना है। तो पति यह कहता है कि आप कुछ दिन और घूमना हो घूम लें, पैसा मैं भेजता रहूंगा। लेकिन कुछ समय उपरांत पति के द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है, वाद लाया जाता है, और वाद में यह निर्धारित किया जाता है कि पक्षकारों के बीच में कोई विधिक संबंध स्थापित करने का आशय नहीं था, और न्यायालय इसे लीगल ऑब्लिगेशन, विधिक बाध्यता के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकती। यह एक सामान्य बातचीत है कि भाई हम घूमने जा रहे हैं, तुम कुछ दिन और घूम लो, या ये सामान और ले लो, खा पी लो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई विधिक बाध्यता अधिरोपित हो गई। इस केस के बाद मेरिट वर्सेस मेरिट का एक वाद है, जिससे यह बात आपको और स्पष्ट हो जाएगी कि इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, संविदा का आशय क्या है।
मेरिट वर्सेस मेरिट में पति पत्नी के बीच में मनमुटाव होता है, लड़ाइयां होती हैं और फिर यह तय होता है आपस में कि पत्नी अलग रहेगी लेकिन भरण पोषण पति के द्वारा प्रदान किया जाता रहेगा। अब स्वतः आपके दिमाग में आ गया, जहां भरण पोषण शब्द आपने सुना, कुछ समय पश्चात पति भरण पोषण की धनराशि देना बंद कर देता है। यह विधिक बाध्यता अधोरोपित कर रही है, क्योंकि हम पहले से भी देख रहे हैं कि इसको न्यायालयों ने और तमाम संविधियों ने, इंस्टीट्यूट्स ने, सीआरपीसी 125 ने, आप इसमें चले जाएं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 24 एंड 25 में भरण पोषण को विधिक अधिकार और दूसरा व्यक्ति जो उसको पूरा करेगा उसके ऊपर विधिक बाध्यता पहले से निश्चित है। तो मेरिट वर्सेस मेरिट में उसका वाद सफल होता है पत्नी का, और वो भरण पोषण की अधिकारिणी होती है। इसी प्रकार से डारलिंपल वर्सेस डारलिंपल का मामला आता है, और इससे भी बेहतर एक और जजमेंट आता है जोन्स वर्सेस पैडवटन का, कि पारिवारिक समझौते, बातचीत, भावनाओं का आदान प्रदान कोई संविदा उत्पन्न नहीं करता। इसमें एक बूढ़ी औरत रहती है जो अपनी ग्रैंड डॉटर को यह कहती है कि तुम अपनी नौकरी छोड़कर चली आओ, मैं तुमको लॉ कराऊंगी और यहीं पे फिर तुम आगे जॉब कर लेना, और तुम्हारा जो भी भरण पोषण का खर्च होगा, खाना पीना होगा, पढ़ाई का खर्च होगा, वह पूरा किया जाएगा। मैडम चली आती हैं दादी के पास और 5 साल में एलएलबी पास नहीं कर पाती हैं। यहां तो गांव देहात का बच्चा भी एलएलबी आसानी से पास कर ले रहा है, क्योंकि डिग्री प्रोवाइडर कॉलेज ज्यादा हैं, पढ़ाने वाले कम हैं। खैर, तो वो 5 साल तक, यानी कोई अच्छा कॉलेज रहा होगा, पढ़ना पड़ता रहा होगा, ये नहीं पढ़ पाई होंगी, फेल होती रही हैं। उस बुढ़िया ने उसका भरण पोषण करना और एलएलबी की शिक्षा आगे करने में जो खर्च होना है उसको बंद कर दिया। वाद लाया गया, वाद में पुनः निश्चित किया गया कि पक्षकारों के बीच में पारिवारिक संबंधों में विशेषकर संविदा का आशय ढूंढना या स्थापित करना बहुत जटिल है, जब तक कि व्यक्तिबंधी अधिकार की श्रेणी में आने वाला विधिक बाध्यता का आशय पक्षकारों का न रहा हो। तो वो ग्रैंड डॉटर को भी कोई इसमें रेमेडी नहीं मिलती है, क्योंकि संविदा नहीं थी। तो 2 बातें हम लोग जाने कि संविदा क्या है। फिर से संक्षेप में एक लाइन में बता देता हूं, विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। तो करार क्या है? वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, वो करार है। तो वचन क्या है? वचन प्रस्ताव का प्रतिग्रहण है। तो प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा किसी अन्य व्यक्ति को संज्ञापित करता है कि वो कुछ करे या ना करे, वह प्रस्ताव है। एक छोटा संक्षेप रहा ये, और उसके बाद संविदा का आशय।